Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gateway to MDMS. तो ये पार्ट 5 है जिसके अंदर हम एक पोर्शन को फिनिश करने वाले हैं। स्टार्ट करते एक पेशेंट है जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर है। ओके, और इसमें एसिड बेस बैलेंस बताना है। ओके, तो मैं बगैर एबीजी देख के बता देता हूँ कि जो सीकेडी होता है, ओके, सीकेडी हो या एकीआई हो या किडनी के कोई भी डिजीज़ हो, तो उसमें हमेशा क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्लियर? क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, स्पेसिफिकली हाई 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। लाइक पीएच को देखो, सबसे पहले आपने पीएच को देखना है एसिड बेस डिजीज़ को सॉल्व करने के लिए। नॉर्मल पीएच होती है वो 7.4 होती है। अगर 7.4 से पीएच कम है तो उसका मतलब है वो एसिडोसिस है। ठीक हो गया? और अगर 7.4 से पीएच ज़्यादा है तो उसका मतलब है एल्केलोसिस है। सबसे पहले आपने पीएच को देखना है कि अगर 7.4 से कम है या ज़्यादा है। इस केस पे 7.4 से कम है तो ये क्या है, एसिडोसिस है। अब इसके बाद ये डिसाइड करना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। रट्टा मार लो कि जो मेटाबॉलिक कॉजेज को देखने के लिए आपने क्या करना होता है, बाइकार्बोनेट को देखना होता है, और बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है। जबकि रेस्पिरेटरी कॉजेज को देखने के लिए आपने CO2 देखना है, और CO2 क्या है, एसिड है। ठीक हो गया? अब ये इस केस में देखो पीएच क्या हुई हुई है, पीएच कम हुई हुई है। अगर मैंने पीएच को कम करना है, मतलब एसिडोसिस करवाना है, तो एसिडोसिस करवाने के लिए या तो मुझे बेस को कम करना पड़ेगा या मुझे एसिड को बढ़ाना पड़ेगा। इन शॉर्ट के जब पीएच कम है, मैं अगला चीज़ देखूंगा, मैं अगली चीज़ देख लेता हूँ, लाइक बाइकार्बोनेट को देख लेता हूँ। नॉर्मल बाइकार्बोनेट 24 होते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइकार्बोनेट 24 से 12 पे आ गया है। इसका मतलब है बाइकार्बोनेट कम हो गया है, और बाइकार्बोनेट बेस है, तो बाइकार्बोनेट की कम होने की वजह से जो एसिडोसिस हुई है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक हो गया? ओके, और अब मैं देख लेता हूँ CO2। नॉर्मल CO2 40 होता है, लेकिन इस केस में CO2 क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक हो गया? अब CO2 कम होने की वजह से एसिडोसिस तो हो नहीं सकता। इसका मतलब था हमारा आंसर ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही है। अब CO2 क्या हो गया, CO2 कम हुआ है। CO2 क्यों कम हुआ है, कंपनसेशन के लिए, कि जब बेस कम हुआ है, पीएच एसिडोसिस हो गई है, तो एसिड को भी कम होना चाहिए ताकि उसको कंपनसेशन दिला सके। तो ये डायग्नोस हमारा क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और यहाँ पे कंपनसेशन आई है, कहाँ से आई है, जब भी कोई मेटाबॉलिक इशू होगा तो उसकी कंपनसेशन हमेशा रेस्पिरेटरी से आएगी, या अगर कोई रेस्पिरेटरी इशू है तो उसकी कंपनसेशन आएगी आपके लाइक मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर। ठीक हो गया? ओके, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब हम सारा पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी का रिस्पिरेटरी इम्बैलेंस हो तो उसका, यानी अगर किसी का CO2 का कम या ज़्यादा है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है या लिकेलोसिस है, उसकी कंपनसेशन बाइकार्बोनेट से आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है, CO2 का लेवल ज़्यादा है, तो जब CO2 का लेवल ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, तो बेस को भी ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? ठीक हो गया? और अगर CO2 कम है, एसिड कम है, तो बेस को भी कम होना चाहिए। इन शॉर्ट के जब रिस्पिरेटरी इश्यूज आएंगे तो उसकी कंपनसेशन किडनी से आएगी। ओके, ठीक हो गया? जब तक ओके, और कंपनसेशन आएगी तो इस तरह की कंपनसेशन को क्या क्या बोलेंगे, पार्शियल कंपनसेशन। फुल कंपनसेशन कब लेवल करेंगे, जब पीएचपी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इस तरह के सिनेरियो एग्जाम में नहीं आते कि पीएचपी नॉर्मल है, फिर क्या सवाल आएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम नीचे आ जाते हैं, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। जब भी कोई मेटाबॉलिक इशू होगा तो उसकी कंपनसेशन आएगी रिस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक हो गया? कैसे कि अगर किसी का बाइकार्बोनेट कम है, बाइकार्बोनेट कम है, इसका मतलब क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। एसिडोसिस है तो बॉडी क्या करेगी, एसिड को बाहर निकालेगी, तो CO2 भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? सही हो गया? और अगर किसी को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, तो एसिड भी बढ़ जाएगा, CO2 भी बढ़ जाएगा। क्लियर? ऑलमोस्ट ये चीज़ आपको मैंने बता दिया है। अब हम यहाँ पे सारी डिटेल से पढ़ लेते हैं सब चीज़ों को। ठीक हो गया? तो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को, जो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर होता है, सबसे पहले आपने पीएच को देखा, अगर पीएच कम है तो उसका मतलब क्या है, वो एसिडोसिस है। आपने CO2 को देखा, अगर CO2 40 से ज़्यादा है तो उसका मतलब वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। फिर ये चेक करना कि इस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कंपनसेशन आई है, कैसे आनी है, मेटाबॉलिक से आनी है। तो अगर आपने देखा, बाइकार्बोनेट को देखा, बाइकार्बोनेट नॉर्मल 24 होती है, अगर ये 24 ही थे तो वो अनकम्पनसेटेड था। अगर बाइकार्बोनेट ठीक हो गया? ओके, अगर बाइकार्बोनेट क्या हो गया है, बाइकार्बोनेट अगर बढ़ गया है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, इसका मतलब है कंपनसेशन आ चुकी है। ठीक हो गया? ऑलमोस्ट ये सारे एरोस वाला मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इनके मोटे मोटे में काजेज एक्सप्लेन कर देता हूँ जो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्या काज होते हैं, एक बात रट्टा मार लेना कि रिस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब है कि CO2 का लेवल ज़्यादा है, और CO2 का लेवल क्यों ज़्यादा है, कि बॉडी हाइपोवेंटिलेट कर रही है। ओके, ठीक हो गया? यानी जो आपका रिस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस हुआ हुआ है। अगर जब भी कोई बॉडी में हाइपोवेंटिलेशन होगी तो क्या होगा, CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? हाइपोवेंटिलेशन की वजह से। अब क्या काज होती है हाइपोवेंटिलेशन की वजह से, हाइपोवेंटिलेशन CNS के ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज लाइक माइस्थीनिया ग्रेविस, गुलियन बारी सिंड्रोम, पोलियो की वजह से हो सकती है, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, एस्थमा है, COPD है,
निमोनिया है, निमोथोरक्स है जिसमें हाइपोवेंटिलेशन है। और रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस के क्या काज होते हैं? जब भी हाइपर वेंटिलेट होगा, हाइपर वेंटिलेशन, ओके। और हाइपर वेंटिलेट कब होगा? क्या काज हो गया हाइपर वेंटिलेट के? एंजाइटी है, हाई एल्टीट्यूड पे गए हो, प्रेगनेंसी है, शॉक है या सिरोसिस है, उस केस में हाइपर वेंटिलेशन, या एस्प्रिन है उसकी वजह से भी हाइपर वेंटिलेशन होती है। फिर अब आ जाते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के काजेस को आपने दो में डिवाइड करना है, हगमा और नगमा। हगमा का मतलब है हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी अगर अनाइन गैप ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अनाइन गैप क्या होता है? अनाइन गैप एक ऐसा अनाइन होते हैं जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट कीटोन्स वाला, और उसका फार्मूला क्या होता है? सोडियम को पोटेशियम से प्लस करना है और उसको माइनस करना है क्लोराइड बाइकार्बोनेट से। अगर नॉर्मल अनाइन गैप कितना होता है? नॉर्मल अनाइन गैप कितना होता है? 8 से लेकर 12 होता है। अगर 12 से ज़्यादा नाइन गैप है तो उसको बोलेंगे हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अगर नाइन गैप 8 से लेकर 12 के दरमियान में है तो उसको बोलेंगे नगमा, नॉर्मल नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक हो गया। अब हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के क्या काज होते हैं? ओके, इसका मिमोनिक है, हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मिमोनिक होता है मड पाइल्स, MUDPILES। ओके। एम से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हगमा का है मिमोनिक मेट पाइल्स, एम से मैथानॉल, यू से यूरीमिया आ जाएगा, डी से डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, पी से प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, आई से आयरन टैबलेट और आइसोनियाजाइड है, एल से लैक्टिक एसिडोसिस है, ई से इथाइलिन ग्लाइकोल है, एस से सैलिसाइलेट्स है यानी एस्प्रिन है। और रट्टा मार लेना, एस्प्रिन की वजह से क्या होता है? एस्प्रिन की वजह से हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है और रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस भी होता है। ठीक हो गया। इनिशियली रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस होता है और फाइनल क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जो नगमा है उसका मिमोनिक होता है हार्ड एस, मुझे थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, हार्ड एस, ओके, HARDASS। एच से हाइपर एलिमेंटेशन, ए से एडिसन डिजीज, आर से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डी से डायरिया, ए से एस्ट्राजोलामाइट, एस से स्पाइरोलैक्टोन और एस से सेलाइन इन्फ्यूजन। ठीक हो गया। ओके, रट्टा मार लेना कि जो किडनी के तमाम डिजीज़ है वो हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाते हैं, सिवाय रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के जो कि नॉर्मल नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाता है। तो ये टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्लियर। इसके बाद है कि कौन सी डायूरेटिक होती है जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट सब पे काम करती है, वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक के अंदर मैनिटोल, यूरिया, ग्लिसरॉल आ जाते हैं। और जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है ना, ये पानी को खींच लेती है। ओके, ये उन्हीं पार्ट्स पे काम करती है जहाँ पे वाटर परमिएबल होता है। ओके। और जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये पार्शली परमिएबल होता है, पार्शली इम्परमिएबल होता है। दैट इज वाई डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर इसका कोई इतना खास एक्शन नहीं होता, किसका? ऑस्मोटिक डायूरेटिक का। अब हम सारा डायूरेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। डायूरेटिक, पहला डायूरेटिक है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक उस जगह पे काम करेगी जहाँ पे वाटर परमिएबल होता है, लाइक प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, इन पे काम करती होती है। ये क्या करती है? ये पानी को ऑस्मोटिकली अट्रैक्ट करती है। ओके, ठीक हो गया, ऑस्मोसिस के जरिए। तो ये इन वाटर की और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है। एग्जाम्पल में मैनिटोल आ जाती है, यूरिया, ग्लिसरॉल आ जाती है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है पल्मोनरी एडीमा के अंदर, मैनिटोल। इसके अलावा कोई लाइक हम कह सकते हैं कि ब्रेन एडीमा में इस्तेमाल होती है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में और हाइपरनेट्रीमिया में इस्तेमाल होती है। इसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे काम करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाती। और इसमें जो एग्जांपल है ड्रग की वेस्टाजोलामाइड और मेथाजोलामाइड है। अभी लाइक सॉरी, एक मिनट मिस्टेक हो गया, सॉरी 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 सॉरी, माजरत। ऊपर जो मैनिटोल था वो उसके क्लिनिकल यूजेस नहीं थे, उसके साइड इफेक्ट थे। लेकिन मैनिटोल इस्तेमाल कहाँ पे होती है? मैनिटोल जब भी आपको वॉल्यूम ओवरलोड होगा या सेरिब्रल एडीमा, इसमें इस्तेमाल होती है। लेकिन साइड इफेक्ट यह है, पल्मोनरी एडीमा और हाइपरनेट्रीमिया करवा देती है। क्यों? क्योंकि पानी को लॉस करा देती है, सोडियम ज़्यादा हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ओके, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? टीनाइटिस और एसिडोसिस करवा देती है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। लूप डायरेटिक थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ले पे काम करती है। 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है। फ्यूरासिमाइड होती है और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? वॉल्यूम को कम कर देगी, हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन करवा देगी, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम कम हो जाएगा।
क्लियर। थायराइड डाययूरेटिक अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल पे काम करती है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है। इसमें एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरथायोजाइड। ओके, और इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, पेनक्रेटाइटिस, हाइपरकैल्सीमिया करवा देती है। फिर पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक होती है, ये लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करती है। एग्जांपल में आपका स्पाइरिनोलैक्टोन आता है, और इनका साइड इफेक्ट क्या है? गायनिकोमास्टिया, और ये पोटेशियम स्पेयरिंग है, तो ये हाइपरक्लीमिया करवा देती है। बाकी सारी हाइपोक्लीमिया करवाती थी। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। एक पेशेंट जिसको हॉचकिन लिम्फोमा है, कीमोथेरेपी कराई है और उसको डिस्निया डेवलप हो गया, और जब जस्ट एक्सरे कराया तो लेफ्ट साइडेड प्लूरल लीफियन है। और जब डायग्नोस्टिक थोरैकोसेंटिसिस कर रहे हैं, थोरैकोसेंटिसिस का मतलब है प्लूरल फ्लूइड के एनालिसिस वगैरह करेंगे। वैसे थोरैकोसेंटिसिस लंग्स के अंदर होता है, ठीक हो गया। वैसे प्लूरल फ्लूइड के एनालिसिस करेंगे, आपको क्या मिलेगा इसमें? ओके, तो अब देखो मेन कीवर्ड क्या है? हॉचकिन लिम्फोमा है और वो कीमो करवा रहा है, और प्लूरल लीफियन है, तो किस तरह की प्लूरल लीफियन होगी? तो बेस्ट आंसर क्या होगा इसका? ओके, बेस्ट आंसर इज काइलस फ्लूइड होगा, जिसमें टैग का लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ा हुआ है। अब इसकी रीजन समझ लेते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लो काइलोथोरैक्स होता क्या है। काइलोथोरैक्स ये होता है कि प्लूरल कैविटी के अंदर काइल एंटर होना शुरू हो गया है। कॉजेस क्या होते हैं? ट्रॉमा की वजह से हो सकता है मोस्ट कॉमन, या नॉन ट्रॉमेटिक की वजह से हो सकते हैं। और नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेस में मोस्ट कॉमन कॉज मैलिग्नेंसी है, खासतौर पर नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक हो गया। इनकी वजह से आपको काइलोथोरैक्स देखने को मिलता है। और काइलोथोरैक्स में होता क्या है? काइलोथोरैक्स काइल है, और काइल में क्या होता है? लिपिड्स काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइक टैग्स का लेवल ज़्यादा होता है 2000 तक, कोलेस्ट्रॉल का लेवल 106 तक, और डब्ल्यूबीसी भी चुनने मुन्ने होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। हॉटस्किन लिम्फोमा वाला था। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक का फ़र्क बताया हुआ है। ओके, काजेज ऑफ, अच्छा पहले हम ये पढ़ लेते हैं काजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस का क्या काज होता है? ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज ईस्ट्रोजन की वजह से देखने को मिलती होती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? अब ऑस्टियोपोरोसिस का मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक वो कंडीशन होती है जो एजिंग से रिलेटेड होती है। ओके, अब आपको पता है कि बोन का जो मैट्रिक्स होता है, जो कि बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अगर वो कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक हो गया। ओके, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की डेफिनेशन आ जाएगी। क्लियर। तो ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक बोन डिजीज होता है। इसमें होता क्या है? बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो कम हो जाती है। अब जो ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में देखने को मिलता है, ईस्ट्रोजन की कम होने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से हो सकता है। और क्या कॉज होती है? सेकेंडरी कॉजेज लाइक कुशिंग सिंड्रोम में होता है, हाइपरथायराइडिज्म में, हाइपर पैराथायराइडिज्म में, हाइपोगोनेडिज्म में होता है। ओके, जीआईटी में क्या कॉज हो सकते हैं? अगर कोई मैल अब्जॉर्प्शन है उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, स्टीरॉइड इस्तेमाल कर रहा है, अल्कोहल इस्तेमाल कर रही है फीमेल, थायरॉक्सिन है, इसकी वजह से हो सकता है, या मल्टीपल माइलोमा है, बीएमआई कम है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इमोबिलाइजेशन है, ये सारे काज है ऑस्टियोपोरोसिस के। और ऑस्टियोपोरोसिस कैसे प्रेजेंट करता है? नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन ये फ्रैक्चर करा देता है। खासतौर पर अगर वर्टिब्रा का फ्रैक्चर होगा तो पेन हो जाएगा, और वो पेन मूवमेंट करने से बढ़ जाएगा। हिप का फ्रैक्चर हो सकता है, या पेरिफेरल फ्रैक्चर हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है ऑस्टियोपोरोसिस में? डेक्सा स्कैन होती है, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, डेक्सा स्कैन कराते होते हैं। और डेक्सा स्कैन पे जो होता है ना, लाइक जो बोन मिनरल डेंसिटी है, या जो टी स्कोर होता है -2.5 से कम होना चाहिए, तब हम ऑस्टियोपोरोसिस लेवल करते होते हैं। क्लियर। और इसका ट्रीटमेंट के अंदर कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं? बिसफॉस्फेनेट इस्तेमाल करते हैं, लाइक एलेंड्रोनेट, जोलेंड्रोनेट, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिनोसिमाब इस्तेमाल करते हैं, टेरिपेराटाइड इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट देते हैं, एचआरटी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस का। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता? एडीमा होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज एडीमा होता है, फेस पर पैरी और बाइटल एडीमा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है 3.5 से ज़्यादा का होता है, लो सीरम एल्ब्यूमिन। ओके, एल्ब्यूमिन भी कम हो जाती है, लाइक ओके ये क्या हो गया? इशू हो गया। कहाँ चला गया मैं? ओके, वेलकम बैक। तो हम नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक का फ़र्क बता रहे थे। तो ओके, तो जो
नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक। जो नेफ्रोटिक होता है इसका इंसीडियस ऑनसेट होता है, नेफ्राइटिक का अचानक हो जाता है, लाइक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल वाला कुछ हफ्तों के बाद होता है और जो आईजीए वाला कुछ दिनों के बाद होता है। एडीमा दोनों में होता है, लेकिन नेफ्रोटिक में एडीमा ज़्यादा होता है, जनरलाइज्ड होता है, पूरी बॉडी में होता है। नेफ्राइटिक में जो एडीमा होता है वो मेनली फेस पे होता है, ठीक है। बीपी हाइपरटेंशन आपको नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है। जेवीपी एलिवेटेड होती है नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा का, ओके, और वो भी सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, ये आपको नेफ्रोटिक में देखने को मिलता है। नेफ्राइटिक में 3.5 से रिलेटिवली कम का होता है, ओके। हीमाचूरिया ये आपको नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। आरबीसी कास्ट ये भी नेफ्राइटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होती है, क्लियर। सीरम एल्ब्यूमिन ज़्यादा कम होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। इन्फ्लेमेशन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होती है। सीरम लिपिड्स हाइपरलिपिडीमिया लिपिड्यूरिया ये आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। आरएफटी डिरेंज होते हैं लाइक एजोटीमिया नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ओलिगोयूरिया ये भी नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसमें ग्लोमेरुलस की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, जबकि नेफ्राइटिक या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है जो कि परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है, ओके, बल्कि कम इनिशियली कम कर देती है, बाद में बढ़ा देती है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ओके। अब ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हीमाचूरिया आरबीसी कास्ट नहीं होती, क्लियर। अब हम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। वो कौन सा डिजीज़ है, रीनल डिजीज़, जो कि हेपेटाइटिस बी और सी से एसोसिएटेड होता है। एक तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है और दूसरा क्रायोग्लोबिनीमिया, हेपेटाइटिस बी और सी से होती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपने रीनल बायोप्सी करानी है। और प्रोटीन यूरिया जो कि नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक में होता है, उसको ठीक करने के लिए एस इनहिबिटर एआरबीज देते हैं। और अगर किसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और लेंस की डिसलोकेशन है, डेफनेस है, तो ये एलपोर्ट सिंड्रोम में होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपर कोagulable स्टेट क्यों होती है? क्योंकि एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन सी प्रोटीन एस यूरिन के अंदर लॉस होना शुरू हो जाती है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हालांकि ये तो मिनिमल चेन डिजीज है पहला। अच्छा, पहला है मिनिमल चेन डिजीज। मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, बच्चों में देखने को मिलता है। फेशियल स्वेलिंग होती है, पेरिफेरल एडिमा आपको देखने को मिलता है, ओके। इन्वेस्टिगेशन के अंदर 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन इन्वेस्टिगेशन करा लोगे तो आपको प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा का होगा। लिपिड प्रोफाइल करा लोगे, हाइपरलिपिडीमिया होता है। और रीनल बायोप्सी करा लोगे। और रीनल बायोप्सी की क्या इंडिकेशन होती है? अगर स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ओके, ठीक हो गया, या सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एटिपिकल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फिर कहने का मतलब है कि एटिपिकल नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब है हाइपरटेंशन हीमाचूरिया है, या एज एक साल से ऊपर या 10 साल से नीचे ऐसा कुछ था। अब इसकी मिनिमल चेन डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोपी नॉर्मल होती है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कराते हैं तो जो पोटोसाइट के फुट प्रोसेस है उनकी इफेसमेंट होती है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव होती है। ट्रीटमेंट के अंदर स्टीरॉइड और डायूरेटिक्स आ जाएगा। इसके बाद फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, ये भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, यूरिन फॉर्मी होता है ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन। हाइपरटेंशन भी आपको देखने को मिलता है और सीकेडी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें वंस अगेन प्रोटीन यूरिया होगा, लेकिन नेफ्राइटिक के भी फीचर्स होते हैं, लाइक हीमाचूरिया आरएफटी एलिवेटेड होते हैं, डीरेंज होते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा लोगे और बायोप्सी करा लोगे। अब बायोप्सी करा लोगे उसमें लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर फोकल का मतलब है कि स्पेसिफिक पार्ट की और सेगमेंटल कुछ ही ग्लोमेरुलस की स्क्लेरोसिस होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करा लोगे तो जो पोटोसाइट के फुट प्रोसेस है उसकी फेसमेंट देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट में स्टीरॉयड डायूरेटिक्स वंस अगेन इस्तेमाल कर लोगे। स्टीरॉयड तो आप आउटोइम्यून डिजीज को रूल आउट करने के लिए, स्टैटिन्स वगैरह हाइपरलिपिडीमिया के लिए एस इनहिबिटर देते हैं। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक रीनल फेल्योर ये आपको देखने को मिलता है, क्लियर। तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी अडल्ट में मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, बाकी सब चीज़ें सेम है। इसमें आपको डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। सब एपिथेलियल डेपोजिट आपको देखने को मिलता होता है। वंस अगेन सेम ट्रीटमेंट है, स्टैटिन, एस इनहिबिटर, डायूरेटिक्स है। आईजीए नेफ्रोपैथी जिसको बल्जर डिजीज कहते हैं, अगर इसमें मैं यू ऐड कर दूँ, बीईयू बल्जर डिजीज, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोनजाइटिस ओब्लेटरेंस, जो कि आपका मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस था, टिबियल आर्टरी का, रेडियल आर्टरी का, जो गैंग्रीन कराता था, स्मोकिंग वाले लोगों में कराता था, क्लियर। लेकिन ये आईजीए नेफ्रोपैथी है, बगैर यू वाला बर्जर डिजीज है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है, हीमाचूरिया। इस अब एक बात रट्टा मार लेना, अगर किसी को थ्रोट का इन्फेक्शन है, उसके 1 से लेकर 2 दिनों के बाद हीमाचूरिया हो रहा है, तो वह आईजीए नेफ्रोपैथी है या बल्जर डिजीज है। और अगर सोर थ्रोट के बाद 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद हो रहा है, तो वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। आईजीए नेफ्रोपैथी में सीरम आईजीए का लेवल ज़्यादा होता है, रीनल बायोप्सी करानी होती है। लाइट माइक्रोस्कोपी करा लोगे तो मेसेंजियल सेल की प्रोलिफरेशन होती है, और मेसेंजियम जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें आईजीए डेपोजिट हो जाएगा। और जब आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस करा लोगे इसमें आईजीए-C3 मिलेगा। ट्रीटमेंट सेम, एस इनहिबिटर, स्टैटिन्स वाला, स्टेरॉइड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मेसेंजियो कैपिलरी
मिजेंजियो प्रोलिफरेटिव कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो ये नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक बल्कि दोनों के दरमियान में होता है। हाइपरटेंशन करवाता है, सेम इन्वेस्टिगेशन है। इसमें मिजेंजियल एक्सपांशन होती है और प्रोलिफरेशन होती है, और इसमें आईजीजी और C3 होती है टाइप 1 में, और टाइप 2 जिसको डेंस डिपॉजिट डिजीज कहते हैं उसमें C3 होता है। बाकी ट्रीटमेंट सेम होता है। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक लिखा हुआ है हालांकि नेफ्राइटिक होता है। पोस्ट इन्फेक्शन होता है, स्मोकी कोला कलर्ड डार्क यूरिन होता है। ओके, सोर थ्रोट के एक्सरे का 4 हफ्तों के बाद आपको ये देखने को मिलता है ESO और स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का टाइटर भी ज़्यादा होता है। जब लाइट माइक्रोस्कोपी करा लोगे मिजेंजियल और एंडोथीलियल सेल की प्रोलिफरेशन होती है, न्यूट्रोफिल की इन्फिल्ट्रेशन होती है, और आपको स्टेरिस का अपीयरेंस देखने को मिलती है। एंटीबायोटिक ठीक करोगे ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, और क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस बायोजिन की वजह से होता है। इसके बाद है कि CKD में कौन सा अनीमिया होता है, कि क्यों होता है अनीमिया। तो अनीमिया जो होता है वो इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इरिथ्रोपोइटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, किडनी के इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस करते होते हैं, और वो आरबीसी की प्रोडक्शन कराता है इरिथ्रोपोइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो अनीमिया हो जाएगा। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होता है, इसके लिए आपने इंजेक्टेबल इरिथ्रोपोइटिन देना होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस, अडल्ट में जो मोस्ट कॉमन साइट होती है एटोपिक डर्मेटाइटिस की, जो एटोपिक डर्मेटाइटिस को एक्जिमा भी कहते हैं, और एक्जिमा अडल्ट में यह फ्लेक्सर सरफेस को इन्वॉल्व करता होता है। ओके, वैसे तो बच्चों में भी होता है, लेकिन अगर इन्फेंट्स में हो, इन्फेंट्स में ये फेस और स्काल्प को इन्वॉल्व करता है, अडल्ट में और बच्चों में ये फ्लेक्सर सरफेस को इन्वॉल्व करता है। फ्लेक्सर सरफेस दो होती है, अपर लिम में क्यूबिटल फोसा और लोअर लिम में पॉप्लिटियल फोसा। एटोपी का मतलब है कि यहाँ पर एंटीबॉडीज अलर्जन से बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर। और एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ आपको दूसरे एलर्जिक डिजीज देखने को मिलते हैं, लाइक एस्थमा, हे फीवर और फूड एलर्जी है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटीस्टामिन, इमोलियंट्स तो आपने देने हैं एक्जिमा में क्योंकि ड्राई स्किन होती है, तो आप मॉइस्चराइजर दोगे, एंटीस्टामिन दोगे इचिंग के लिए, स्टीरॉयड दे दोगे। ओके, ये आप दे दोगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे दोगे। एक प्रेग्नेंट लेडी है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो कौन सी एंटी थायराइड ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ओके, तो प्रेगनेंसी में आपने क्या इस्तेमाल नहीं करना, रेडियो एक्टिव आयोडीन का भी इस्तेमाल नहीं करनी। रट्टा मार लेना, प्रेगनेंसी में अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायोरेसिल देनी है क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। सेकंड और थर्ड में आपने मैथीमैजोल आपने देनी है, कार्बिमैजोल। क्यों, क्योंकि जो प्रोपाइल थायोरेसिल है यह हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस करवाती है, एक ग्रैनुलर साइटोसिस करवाती है। बीटा ब्लॉकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, यह आपका ऑलमोस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सर्जरी हम सिर्फ सेकंड ट्राइमेस्टर वगैरह में कर सकते होते हैं। क्लियर। कार्बिमैजोल हम सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी होती। क्लियर। इसके बाद है डायस्टोलिक मर्मर है अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर एट द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, तो ये डायस्टोलिक मर्मर लेफ्ट स्टर्नल और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे है। मोस्ट कॉमनली किस वजह से हो सकता है, अभी साथ में यहाँ पे सारे मर्मर लिखे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पल्स वाले लिखे हुए हैं। तो ये अर्ली डायस्टोलिक मर्मर रीगर्जिटेशन की वजह से आपको देखने को मिलता है। अभी मैं सारे मर्मर एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर। तो जो मर्मर्स होते हैं, मर्मर को आपने दो में डिवाइड करना है, सिस्टोलिक मर्मर और डायस्टोलिक मर्मर होता है। जो सिस्टोलिक मर्मर होता है उसको आपने दो में डिवाइड करना है। ओके, सिस्टोलिक मर्मर को हम दो में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है पैन सिस्टोलिक मर्मर जिसको बोलते हैं होलो सिस्टोलिक मर्मर। अब जो पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है उसके क्या क्या डिफरेंशियल होते हैं, उसके तीन डिफरेंशियल होते हैं। आसपास से रट्टा मारना है, आसपास। ओके ओके, आसपास। ASPS यानी अयोटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस और VST। इन केस में क्या होता है, पैन सिस्टोलिक मर्मर आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। ओके, मिस्टेक होगी, लेट मी करेक्ट। ओके, ये थे मर्मर आपके इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, एक इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर और पैन सिस्टोलिक मर्मर। जो ठीक हो गया। जो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है ना, वो आपको देखने को मिलता है अयोटिक स्टेनोसिस में, पल्मोनरी स्टेनोसिस में और हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में। और जो पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है ये आपको MR में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन में और VST में देखने को मिलते हैं। यानी अगर अर्ली मतलब इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर हो, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हो तो पल्मोनरी स्टेनोसिस का मर्मर है। अगर इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है राइट इंटरकोस्टल स्पेस पे तो वो अयोटिक स्टेनोसिस का मर्मर है। अगर पैन सिस्टोलिक मर्मर है और एपेक्स पे है तो वो माइट्रो रिगर्जिटेशन का है। अगर वो लाइक लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे तो वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का है। और अगर वो लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे है तो वो VST का मर्मर होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि जो होलो सिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक है ये आपको माइट्रो रिगर्जिटेशन में देखने को मिलते हैं। ओके, माइट्रो रिगर्जिटेशन में ट्राइकस्पिड पे और VST में। और जो आपका मिड सिस्टोलिक है, इंजेक्शन सिस्टोलिक है, ये आयोटिक स्टेनोसिस
पल्मोनरी स्टेनोसिस ईएसटी और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में। और जो लेट सिस्टोलिक मर्मर होता है वो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में होता है, इसमें मिड सिस्टोलिक क्लिक भी आती है। डायस्टोलिक मर्मर पे आ जाते हैं। डायस्टोलिक मर्मर को आपने कुछ कैटेगरी में डिवाइड करना है। जो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होते हैं ये आपको योटिक रिगर्जिटेशन में, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में और ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर आपको देखने को मिलता है। ओके, अब ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर असल में ये योटिक रिगर्जिटेशन का मर्मर है, लेकिन ये मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है। मिड लेट डायस्टोलिक मर्मर यानी मिड डायस्टोलिक मर्मर माइट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर और कैरिकॉम्स मर्मर की वजह से हो सकता है। और जो कंटिन्यूअस मशीनरी मर्मर है वो आपको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक हो गया, उम्मीद है कि सारे साइंस आपको समझ आ गए होंगे। और अयोटिक रिगर्जिटेशन में कुछ पेरिफेरल साइंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल पिस्टल शॉर्ट फीमोरल पल्स होती है, वाटर हैमर पल्स आपको देखने को मिलती है, कोरिगान नेक इम्पल्स होती है, मुलर साइन, मुसर्ट साइन देखने को मिलता है। इन सबको पढ़ते हैं। कोरिगान पल्स क्या होती है? कोरिगान पल्स का मतलब है कि पल्स का अप स्ट्रोक नॉर्मल है लेकिन रैपिड डाउन स्ट्रोक है, कि पल्स फौरन नीचे आ जाती है, कोलैप्स हो जाती है, कोलैप्सिंग पल्स भी कहते हैं। डी मुसर्ट साइन क्या होता है? टू एंड फ्रो हेड बॉबिंग को बोलते हैं डी मुसर्ट साइन। मुलर साइन क्या होता है? पल्सेशन ऑफ यूवुला। क्वीन की साइन क्या होता है? अगर कैपिलरी पल्सेशन नेल बेड पे देखने को बोले इसको क्वीन की साइन कहते हैं। ट्रॉबी साइन क्या होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पिस्टल शॉर्ट, जो पिस्टल शॉर्ट साउंड होती है फेमरल आर्टरी की, उसको बोलते हैं ट्रॉबी साइन। ड्रोजियो साइन क्या होता है? फेमरल आर्टरी पे ब्रूई होती है। हिल साइन क्या होता है? ओके, कि पोप्लिटियल कफ का प्रेशर है वो ब्रेकियल प्रेशर से यानी लोअर लिम्स का प्रेशर बढ़ जाता है अपर लिम्स से बाय 60 मिलीमीटर मर्करी से ऊपर। ठीक हो गया, दोबारा पढ़ लेते हैं। कोरिगान पल्स क्या है? वाटर हैमर पल्स। डी मुसर्ट साइन क्या है? हेड की बोबिंग। मुलर साइन, मुलर में यू आ रहा है तो यू आ जाएगा। क्विन की नेल बेड से रिलेटेड है, नेल बेड में कैपिलरी पल्सेशन है। ट्रोबी पिस्टल यानी पिस्टल में टी आ रहा है तो ट्रोबी में क्या होगा? पिस्टल शॉर्ट साउंड आएगी। ड्रोजियस, ड्रोजियस में ब्रूई आएगी, बीडी 84 से रट्टा मारना है ब्रूई। और हिल साइन में क्या होता है? पीएच, पीएच ज़्यादा हो जाएगी, मतलब पोप्लिटियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद है व्हाट कॉजेस फॉल इन जेवीपी नॉर्मली। नॉर्मली इंस्पायरेशन के अंदर जेवीपी फॉल कर जाती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में जिसको कुस्मल साइन कहते हैं इसमें जेवीपी बढ़ जाती होती है। क्लियर? सही हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं जेवीपी के बारे में। तो जेवीपी नॉर्मली जेवीपी इंस्पायरेशन में फॉल करती है, लेकिन अगर कार्डिक टम्पोनार्ड या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है उस केस में जेवीपी क्या कर जाती है? बढ़ जाती होती है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ जेवीपी? इंक्रीज इन जेवीपी। तो जब भी राइट वेंट्रिकल फेल हुआ है, राइट हार्ट फेल है, पेरिकार्डियल फेलियर है, कार्डिक टम्पोनार्ड है, फ्लूइड ओवरलोड है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इसमें जेवीपी बढ़ जाती है। और जेवीपी कब कम होगी? जब हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, ट्रॉमा होगा, हैमरेज होगा। बेस्ट टेस्ट फॉर विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज के लिए जो बेस्ट टेस्ट होता है वो लीवर के बायोप्सी होता है। अलबत्ता कुछ बुक्स में लिखा है कि कंफर्मेटरी टेस्ट 24 आवर यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन भी कराते होते हैं। और विल्सन डिजीज को ऑलरेडी हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो आप वो देख लेना। ठीक हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंटरफेरॉन। तो जो इंटरफेरॉन होते हैं वो सेरिब्रल हैमरेज में आप दे सकते होते हैं, लेकिन डीकम्पनसेटेड लीवर डिजीज में नहीं दे सकते, न्यूट्रोपीनिया में नहीं दे सकते, अनकंट्रोल फिट्स में नहीं दे सकते होते। इंटरफेरॉन एक सिग्नलिंग प्रोटीन्स होती है, हेपेटाइटिस बी और सी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है? अगर किसी को डीकम्प्रेशन सॉरी साइकेट्रिक डिजीज़ है, लाइक डिप्रेशन है, साइकोसिस है, उसमें आपने इस्तेमाल नहीं करना। डीकम्पनसेटेड लीवर डिजीज़ है, इसका मतलब है कि जो चाइल्ड पुक स्कोर है वो 6 से ज़्यादा हो। बोन मैरो फेल्योर, न्यूट्रोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पैनसाइटोपेनिया या सीजर्स है, इस केस में आपने इस्तेमाल नहीं करना। कॉमन काज ऑफ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी इन पाकिस्तान, तो वो क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन से प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की क्या क्या प्रेसिपिटेंट होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है उसको पढ़ लेते हैं। ओके, तो असल में हेपेटिक एनकेफेलोपैथी क्या होती है? हेपेटिक एनकेफेलोपैथी डीकम्पेंसेटेड लीवर डिजीज में देखने को मिलती है। डीकम्पेंसेटेड लीवर डिजीज का मतलब है कि लीवर का फंक्शन ऑलमोस्ट जीरो पे चला गया है, ओके, लीवर का फंक्शन खत्म हो चुका है, इसको बोलते हैं डीकम्पेंसेटेड लीवर डिजीज। ठीक हो गया। तो यानी अगर किसी को सिरोसिस हो चुका है और सिरोसिस वाले पेशेंट में न्यूरोसाइकियाट्रिक सिम्टम होते हैं उसको बोलते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। असल में होता है क्या है? लीवर के अंदर यूरिया साइकिल चलती होती है और यूरिया साइकिल का मेन फंक्शन है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देना। लेकिन अगर अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाए, लीवर फारिग हो गया तो अमोनिया का लेवल क्या हो जाएगा? अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा। वो अमोनिया का लेवल क्या करेगा? सीएनएस को नुकसान पहुंचाएगा, न्यूरोटॉक्सिन के तौर पर इस्तेमाल होगा, यानी नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो जाएगा। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के अंदर क्या होता है? हम पेशेंट को कहते हैं अपने हाथ आगे करो तो उसको फ्लैपिंग ट्रेमर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एस्टरेक्सिस। ठीक हो गया, एस्टरेक्सिस कहते होते हैं।
दूसरा हम कहते हैं ड्राइंग बनाओ, और ड्राइंग बना नहीं पाता होता, कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया होता है, रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, बायलैटरल बबिन्स्की साइन पॉजिटिव होता है। जब इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कराऊंगा तो जो अल्फा वेव है वो स्लो हो जाती है, और जो डेल्टा वेव है वो ज़्यादा हो जाती है, अपीयर होना शुरू हो जाती है। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर ओके, ट्रीटमेंट में आपने लैक्टोलॉस का एनीमा देना होता है ताकि वो क्लोन की पीएच को कम करे। नियोमाइसिन देना है, नियोमाइसिन क्या होता है, बैक्टीरिया को कम कर देता है जो कि अमोनिया पर रिड्यूस करते हैं। और रिफैक्सिमिन ये भी बैक्टीरिया को रिड्यूस कर देता है। क्लियर, ठीक हो गया। लैक्टोलॉस, नियोमाइसिन और रिफैक्सिमिन ये आपने इस्तेमाल करने होते हैं, और नियोमाइसिन वाला। और इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को अवॉइड करना है, वो क्या होते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में लाइक आपके डिहाइड्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, हाइपो हाइपोकलीमिया हाइपोकलीमिया है, इन्फेक्शन है, प्रोटीन को अपने रिस्ट्रिक्ट करना है, डाइटरी थेरेपी, डिहाइड्रेशन और डायूरेटिक्स इनको अपने वैसे अवॉइड करना होता है। ठीक हो गया, क्लियर। तो ये सारा चीज़ें थी, और इसमें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड हम दे सकते होते हैं। लास्ट है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ये अल्नर आर्टरी की ब्रांच होती है। तो ऑलमोस्ट ये पूरा सेक्शन खत्म हो गया। ठीक हो गया। तो और डीप पाल्मर आर्च ये रेडियल आर्टरी से आती है, सुपरफिशियल वाली अल्नर से आती है। SU से रट्टा मार लो, SUN।